वेलकम बैक बच्चों, चौहान लर्निंग क्लासेस। मैं प्रीति चौहान। आज हम करने जा रहे हैं लखनवी अंदाज पार्ट के क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है इसका, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ था कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। लेखक ने डिब्बे में प्रवेश तो किया, वहां पहले से ही एक सज्जन पुरुष पालती लगाए सीट पर बैठे थे। लेखक ने जैसे डिब्बे में प्रवेश किया तो वहां पहले से एक सज्जन पुरुष पालती मारकर सीट पर बैठे थे। उनके सामने खीरे रखे थे। लेखक को देखते उनके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे लेखक का आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लेखक ने उनके एकांत चिंतन में विघ्न डाल दिया, इसलिए वे परेशान हो जाते हैं और परेशानी की स्थिति में कभी खिड़की के बाहर देखते हैं तो कभी खीरों को देखते हैं। लेखक ने जब डिब्बे में प्रवेश किया था तो उस समय एक सज्जन पुरुष अंदर बैठे थे और उनके सामने क्या रखे थे, 2 खीरे रखे थे। और लेखक जैसे ही डिब्बे में अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके जो नवाब साहब के जो चेहरे के थे वो लेखक उनके भाव ऐसे हो गए, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के ही लेखक को ये फील हो गया कि लेखक का अंदर अंदर प्रवेश करना उन नवाब साहब को पसंद नहीं आया। उन्होंने उनको देख के अनदेखा कर दिया और वो उनको अवॉइड करके खिड़की से बाहर देखने लगे। तो ऐसा लग रहा था जैसे लेखक ने उन्हें उनके एकांत चिंतन में विघ्न डाल दिया। जो नवाब साहब का मुंह के जो भाव थे उनको देखकर लेखक को ये समझ में आ गया था कि नवाब साहब जो है वो एकांत में सफ़र करना चाहते थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नवाब साहब के एकांत चिंतन में लेखक ने विघ्न डाल दिया, इसलिए वे परेशान से हो जाते हैं। इसलिए उनके चेहरे पर, नवाब साहब के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव आते हैं। और परेशानी की स्थिति में तो कभी तो वे खिड़की के बाहर देखते हैं और कभी अपने खीरों की तरफ देखते हैं। और उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति से लेखक को लगा कि नवाब साहब उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। उनकी जो ये असमंजस की स्थिति थी कि कभी वो खीरे को देखते, कभी खिड़की के बाहर देखते, तो उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति को देखकर ही लेखक ने भांप लिया था कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिए। अच्छा बच्चों, रटना नहीं है, बस लेसन में ऐसा रटने जैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और समझ के इसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिखना है, तभी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। इसलिए आपको रटना नहीं है, सिर्फ लेसन को समझना है और समझ के उसे अपनी भाषा में लिखना है। इसका उत्तर हम देखते हैं। नवाब साहब ने बहुत नजाकत और सलीके से खीरे को काटा और उन पर नमक मिर्च लगाया। उन नमक मिर्च लगी खीरे की फांकों को खाया नहीं, अपितु सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। नवाब साहब ने, हमने लेसन में पढ़ा है कि उन्होंने एक एक खीरे को बड़े सलीके से उन्होंने काटा और एक प्लेट में उनको सजाया, फिर उन्होंने उन पर नमक मिर्च लगाई और उस नमक मिर्च लगी खीरे की फांकों को उन्होंने खाया नहीं, सिर्फ उसे मुंह तक ले जाते हैं, उसे सूंघते हैं और उसकी खुशबू से जो उनके मुंह में पानी आता है उसको अंदर ही अंदर गिटक लेते हैं और सूंघ कर वो उन सभी फांकों को एक एक करके रेल के डिब्बे की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो उनकी इस हरकत का ये कारण होगा कि वे एक नवाब थे जो दूसरों के सामने खीरी जैसी आम खाद्य वस्तु खाने में शर्म अनुभव करते थे। ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो इस तरह का व्यवहार किया कि उन जो खीरे की फांकों को सूंघा, खुशबू ली, खाया नहीं और उनको फेंक दिया, तो वो ये दिखाना चाह रहे थे। उनकी इस हरकत से हमें यही लगा कि इसका कारण ये था कि वे ये दिखा रहे थे कि मैं तो एक नवाब हूँ और नवाब होकर मैं एक खीरे जैसी जो साधारण वस्तु उसको मैं कैसे खा सकता हूँ। इस साधारण वस्तु को खाने में उनको एक शर्मिंदगी फील हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैं जब सामने वाले को ये शो कराऊं कि मैं तो एक रईस आदमी हूँ तो मैं एक खीरे जैसी आम वस्तु कैसे खा सकता हूँ। तो यही कारण है इसका कि वे शर्म अनुभव कर रहे थे खीरे को खाने में। लेखक को अपने डिब्बे में देखा नवाब को अपनी रईसी याद आने लगी, इसलिए उन्होंने खीरे को केवल मात्र सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। और जब लेखक उस डिब्बे में चढ़े तो नवाब को अपनी रईसी याद आ गई। उन्हें तो ये याद आ गया कि मैं तो एक नवाब हूँ, रईस आदमी हूँ, इसलिए उन्होंने खीरे को खाया नहीं, मात्र उसको सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब के ऐसा करने से ऐसा लगता है कि वे दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। वे दिखावा पसंद इंसान थे। वही जो भी हमने लेसन के अंदर पढ़ा कि वे एक दिखावे की जिंदगी जी रहे थे कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ, एक रईस आदमी हूँ। और रईस आदमी साधारण चीज को ग्रहण कैसे कर सकते हैं, एक खीरे जैसी आम वस्तु को कैसे खा सकते हैं। तो वो एक दिखावा पसंद इंसान थे, वे शो ऑफ करते थे।
उनके इसी प्रकार के स्वभाव ने लेखक को खीरा खाना अपमान समझा। उनके इसी प्रकार के स्वभाव ने लेखक को देखकर उनको ये लगा कि मैं खीरा खाऊंगा तो मेरा अपमान होगा, इसलिए उन्होंने उस खीरे को खाया नहीं और उसको फेंक दिया। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग शालीन प्रकृति का है। ये ऐसा नहीं है कि जिसे देख सुनकर ठहाका लगाकर हंसा जा सके। कहने का मतलब ये कि लखनवी अंदाज पाठ में जो व्यंग लेखक ने हमारे सामने हमें बताने का प्रयास किया है वो एक शालीन प्रकृति का व्यंग है। और ये व्यंग ऐसा नहीं है कि जिसे हम सुनकर और देखकर एक ठहाका लगाकर हंसे। इस व्यंग ने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि उनके मन में कहीं ना कहीं अपने नवाब होने की हीन भावना छिपी हुई थी और वे दूसरों के सामने साधारण से खीरे को खाने की इच्छा करके भी नहीं खा रहे थे। इसमें हमें यही दिखाया है कि जो नवाब साहब थे उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी नवाब होने की भावना अंदर छिपी हुई थी कि मैं तो एक नवाब हूँ, जबकि वो इस समय नवाब थे नहीं, लेकिन वो अंदर से अपने को नवाब होने की भावना से पूर्ण मान रहे थे और वे दूसरों के सामने ये शो कर रहे थे कि वो नवाब होकर एक साधारण सी खीरे जैसी वस्तु को वे कैसे खा सकते हैं। इसलिए उनकी इच्छा थी उस खीरे को खाने की, लेकिन सिर्फ दिखावे के कारण उन्होंने अपनी इच्छा को दबा दिया और उस खीरे को उन्होंने खाया नहीं, मात्र सूंघ कर उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसलिए उन्होंने उस खीरे को अत्यंत बहुमूल्य वस्तु की तरह छीला और काटा। इसलिए उन्होंने उस खीरे को ऐसा बहुत ही उसको इतनी नजाकत से छीला और उसको इतने नमक मिर्च डालकर ऐसे उसको प्लेट में सजाया जैसे कि खीरा एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु हो, और फिर उसे नाक तक ले जाकर सिर्फ सूंघा और जिससे उनके मुंह में पानी आया और उस पानी को उन्होंने अपने भीतर ही गटक लिया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने खीरे की फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार पूरे खीरे को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने गर्व से लेखक की ओर देखा और अपने झूठे अहंकार को उन्होंने संतुष्ट करते हुए दिखाया कि ऐसा करके उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि खीरे को खानदानी रईस ऐसे ही खाते हैं। ये सारा घटनाक्रम करके वो लेखक को ये दिखाना चाह रहे थे कि वे तो एक बहुत ही रईसी नवाब हैं और जो नवाब होते हैं वो खीरे को इसी जो खानदानी नवाब होते हैं वो खीरे को इसी प्रकार से खाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लेखक ने एक व्यंग बताया है इसमें नवाबों के ऊपर। तो इससे हमें यही देखने को मिलता है इस व्यंग में कि जो नवाब साहब है उन्होंने सिर्फ एक अपने को एक नवाबी संस्कृति का दिखावा किया है, शो ऑफ किया है और कुछ नहीं। और नवाब साहब जो थे वो दिखावे की संस्कृति में ही अपना जीवन जी रहे थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इन्हें देखते हैं। बिना विचार घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत ही ध्यान से रीड कीजिए, समझिए और फिर अपनी भाषा में लिखिए। हिंदी जैसा सब्जेक्ट है, वैसे भी इसमें कुछ रटने का नहीं है, बस ये समझने का है और उसको अपनी भाषा में आप लिखें तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो ये लेखक ने जो यही बताने का प्रयास किया कि बिना विचार घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। तो यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? आइए इसका उत्तर हम देखते हैं कि लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। क्यों सहमत हूँ? क्योंकि वास्तव में जो कहानी है किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो होती है। कहानी में हम क्या देखते हैं, यही तो देखते हैं कि किस समय क्या घटना हुई, उस घटना के पात्र क्या हैं और उस घटना का परिणाम क्या है, यही सब तो हम देखते हैं। और फिर घटना का परिणाम और घटना जिसके साथ वो घटना घट रही है वो पात्र, उनको लेकर ही तो कहानी बनती है। तो वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो होता है। और इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा, इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए, आदि सब का वर्णन ही कहानी होती है। अतः किसी कहानी के लिए विचार घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक होते हैं। प्रश्न 4 हम देखते हैं। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूंगा कि रस्सी जल गई पर्यटन न गई या नवाबी दिखावा। इसका कारण यह है कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छिन चुकी थी, लेकिन अब भी वो नवाबों वाली ठसक और दिखावे की प्रवृत्ति अब भी उनके अंदर पूरी तरह से डूब कर भरी हुई थी। उनकी नवाबी तो कब की छिन गई थी, लेकिन आज भी वो अपने आप को ये दिखा रहे थे कि वो एक रईस नवाब हैं और उस नवाब का जो गर्व है, जो अहंकार है, वो उनके चेहरे पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 5,
नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ख है, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। तो क का उत्तर हम पढ़ते हैं। नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से बैठे थे। उनके सामने साफ तौली पर 2 चिकने खीरे रखे थे और नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर खीरों को धोया और उन्होंने खीरों के दोनों सिरों को उन्होंने अच्छे से काटा और यूं यूं उनको छीला और गोद कर उनका झाग निकाला। हम निकालते खीरों को यूं यूं हम गोदते हैं ताकि उनका जो कड़वापन है वो निकल जाए। तो नवाब साहब ने खीरों को काट के उनको यूं यूं गोदा और उसका जो ऊपर का वाइट वाइट झाग होता है उसको निकाला और फिर उस खीरे को एक एक को छील कर उनकी फांके बनाई और फिर उन्होंने उनको प्लेट पे रखकर उन पर नमक मिर्च का चूरन बुरका और जब फांके खाने के लिए तैयार हो गई तो उन्होंने एक एक फांक को उठाया, मुंह तक ले गए, उनको सूंघा और उनकी खुशबू से जो मुंह में पानी आया उसको अंदर ही अंदर उन्होंने निगल लिया और फांकों को एक के बाद एक सूंघ कर उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने सभी फांके फेंक कर डकार ली। ख है कि किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। ये तो बच्चों आप अपने मन से इसका आंसर लिखिए, जो जो चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं तो उसके लिए आप क्या तैयारी करते हैं। इसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज में दीजिए। प्रश्न 6 है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनक और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम इसका आंसर। नवाबों की सनक और शौक ये रही है कि वे अपनी वस्तु हैसियत आदि को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और वे बात बात में दिखावा करते हैं कि वो एक बहुत बड़े नवाबी हैं, रईस हैं। तो ऐसे ही एक बार लखनऊ के ही नवाब जो प्रातःकाल किसी पार्क में भ्रमण करने के शौकीन थे, वो प्रतिदिन पार्क में आया करते थे। एक दिन क्या होता है, एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वही उसी पार्क में घूमने आता है, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। तो उसने नवाब साहब को सलाम ठोका और पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं। उस साधारण से आदमी ने नवाब साहब को सलाम किया और नवाब साहब से पूछा कि नवाब साहब आप क्या खा रहे हैं। नवाब साहब ने गर्व से उत्तर दिया, बादाम। नवाब साहब ने गर्व से क्या जवाब दिया कि मैं तो बादाम खा रहा हूँ। नवाब साहब ने जेब में हाथ डालकर अभी निकाला ही था कि उनका पैर मुड़ा और वो गिर गए। इतने में क्या हुआ, नवाब साहब चल रहे थे, चलते चलते उनका बैलेंस बिगड़ गया और पैर फिसल गया, पैर मुड़ गया, वो नीचे गिर गए और उनके हाथ से खाने का सामान जो था वो बिखर गया। और उस व्यक्ति ने देखा कि खाने के बिखरे सामान में एक भी बादाम नहीं था। क्या था, सारी मूंगफलियां। अतः नवाब साहब का चेहरा आप देखने के लायक था। वही बात है कि नवाब साहब यहाँ शो कर रहे थे कि नवाब साहब है वो मूंगफली जैसी साधारण चीज वो नहीं खा सकते हैं। नवाब साहब तो बादाम खाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे नवाब साहब गिरते हैं तो उनकी जो हकीकत है वो सबके सामने आ जाती है कि वो बादाम नहीं खा रहे, मूंगफली खा रहे थे। उस समय नवाब साहब का चेहरा देखने के लायक था। उनकी असलियत सबके सामने आ गई थी कि वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे थे कि वो नवाब हैं, हकीकत में वो नवाब है नहीं। प्रश्न 7 हम पढ़ते हैं, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है, यदि हाँ तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हम पढ़ते हैं कि हाँ, सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है। हाँ, हो सकता है। सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है कि वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रहते। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया था, जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमटकर 1/4 रह गई। अपनी सनक के कारण ही वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। मतलब किसी को टारगेट होता है कि मुझे ये काम करना तो करना ही है। एक सनक होती है, एक मन में भावना होती है। उस भावना को यहाँ सनक का नाम दिया गया कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है। तो वो भावना जब हमारे भीतर प्रबल हो जाती है तो वो काम हो ही जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है। तो हाँ, इसका उत्तर सही है कि हाँ, सनक सकारात्मक हो सकती है। तो यही बता रहे हैं कि यहाँ प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, उनकी सफलता के पीछे उनकी सनक ही रही होती है, क्योंकि वे अपनी सनक के कारण ही अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक पहुंच पाते हैं। इसी पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बिहार के जो दशरथ मांझी थे, उन्होंने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ को काटकर एक रास्ता बनाया, जिससे जो वजीरगंज अस्पताल की दूरी थी वो सिमट कर 1/4 रह गई। और अपनी सनक के कारण ही वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। और भी जो कुछ क्वेश्चन हम वो भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं उनको। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। ये जो आपके कुछ
छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप एक बार इन्हें भी रीड कर लीजिए कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों खरीदा। इसका उत्तर हम देखते हैं कि लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी। पहली बात तो ये थी कि उन्हें अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी, पास ही में जाना था। दूसरी बात यह कि वे भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करते हुए नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे और खिड़की के पास में। तीसरी बात यह है कि वे खिड़की के पास बैठकर बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाना चाहते थे। और चौथी बात यह है कि सेकंड क्लास का कम दूरी का टिकट बहुत महंगा नहीं था। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लेखक के डिब्बे में आने पर नवाब ने कैसा व्यवहार किया। उत्तर देखते हैं हम। लेखक जब डिब्बे में आया तो उनका आना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने और बात करने का उत्साह बिल्कुल नहीं दिखाया, बल्कि उनका तो जैसे ही लेखक डिब्बे में प्रवेश करते हैं तो नवाब साहब के चेहरे पर बड़े असमंजस के भाव आते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो वे संकोच भाव से कभी बाहर देखते हैं, कभी खीरे की तरफ देखते हैं। तो पहले तो नवाब साहब खिड़की से बाहर कुछ देर तक देखते रहे, फिर डिब्बे की स्थिति पर निगाहें दौड़ाने लगे और उनका जो ये उपेक्षित व्यवहार था वो लेखक को अच्छा नहीं लगा। तो जो नवाब साहब का लेखक को देखकर अवॉइड करना, उनका जो ये व्यवहार था उपेक्षित वाला, वो देखकर लेखक को अच्छा नहीं लगा। प्रश्न 3 है, खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए नवाब साहब ने क्या क्या किया और उन्हें किस तरह सजा कर रखा। पठित पाठ के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर हम देखते हैं। नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए पहले उसे अच्छी तरह धोया, फिर तौलिए से पोंछा। अब उन्होंने उसे चाकू निकालकर खीरों के सिरे काटे। नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए पहले तो उन्हें अपने लोटे में जो पानी था उसे अच्छे से धोया, फिर उनको तौलिए से पोंछा, फिर उन्होंने चाकू निकालकर खीरे की एक एक फांटों को काटा और खीरे की फांकों को काटकर उन्होंने गोद कर उसके जो ऊपर के वाइट वाइट झाग होते हैं उनको निकाला, जिससे वो कड़वा नहीं लगे। और फिर उन्होंने छीला खीरों को और उन पर जो कटी हुई फांके थी उनको काट के उन्होंने उस पर नमक मिर्च डालकर जीरा बुरक कर उनको करीने से प्लेट सजाया। इस प्रकार उन्होंने खीरों को खाने के लिए तैयारी की। प्रश्न दूसरा पढ़ते हैं हम। नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया। इसका उत्तर हम देखते हैं कि नवाब साहब ने लेखक से बातचीत की उत्सुकता उस समय नहीं दिखाई जब वह डिब्बे में आया। नवाब साहब ने लेखक से बातचीत की उत्सुकता उस समय तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई जब लेखक डिब्बे में प्रवेश करते हैं। और लेखक ने इस उपेक्षा का बदला उपेक्षा से दिया। और लेखक ने क्या किया कि जब अब नवाब साहब ने उनसे उपेक्षित व्यवहार किया तो लेखक ने भी फिर उसी तरह का उपेक्षित व्यवहार किया उनके साथ में। उन्होंने भी नवाब साहब से बातचीत की उत्सुकता नहीं दिखाई, उन्होंने भी दिखा दिया कि उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है नवाब साहब से बात करने में और नवाब साहब की ओर से आंखें फेर ली और लेखक फिर अपनी सोच में मग्न हो गए। यह लेखक के स्वाभिमान का प्रश्न था जिसे वह बनाए रखना चाहता था और यह लेखक का स्वाभिमान था। अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए उन्होंने भी नवाब साहब की ओर से आंखें फेर ली और वे अपने सोच में डूब गए, जिसे वे अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहते थे। इसी स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए उन्होंने नवाब साहब को खीरा खाने के लिए मना कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। खीरे की फांके खिड़की से फेंकने के बाद नवाब साहब ने गुलाबी आंखों से लेखक की ओर क्यों देखा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका उत्तर हम देखते हैं। खीरे की फांके एक एक उठाकर सदने के बाद नवाब साहब खिड़की से बाहर फेंकते गए। उन्होंने डकार ली और लेखक की ओर गुलाबी आंखों से इसलिए देखा क्योंकि उन्होंने लेखक को यह दिखा दिया था कि नवाब खीरे को कैसे खाते हैं। उन्होंने अहंकार भरी नज़रों से लेखक की ओर देख के यही बताया कि जो खीरे को नवाब लोग कैसे खाते हैं, अपनी नवाबी का प्रदर्शन कर रहे थे, वो शो ऑफ कर रहे थे कि खीरे को कैसे खाते हैं नवाब साहब। और अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने खीरा खाने के बजाय उसको फेंक दिया। उन्होंने अपना नवाबीपन जो है उसको दिखा दिया। प्रश्न छठा हम देखते हैं। दूसरा, नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़का जिसे देखकर लेखक ललचाया, पर उसने खीरे खाने का प्रस्ताव अस्वीकृत क्यों कर दिया। लेखक ने खीरा खाने के लिए क्यों मना कर दिया था, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था। दोबारा से हम देखते हैं इसका उत्तर। नवाब साहब ने करीने से सजी खीरों की फांकों पर नमक मिर्च छिड़ककर लेखक से खाने के लिए आग्रह किया तो लेखक ने साफ मना कर दिया, जबकि लेखक खीरा खाना चाहता था। देखिए लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों किया। इसका कारण यह था कि लेखक पहले उनको खीरा खाने के लिए मना कर चुका था। तो जब हम एक बार किसी चीज़ को खाने के लिए मना कर दें तो हम दोबारा उसको कैसा बोल सकते हैं। यहाँ लेखक अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए नवाब साहब को खीरा खाने के लिए मना कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना खीरा खाए नवाब सबको डकार लेते देखकर लेखक क्या सोचने पर विवश हो गया। इसका उत्तर हम देखते हैं। लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने खीरों की फांकों पर रसास्वादन किया, उन्हें मुंह के करीब ले जाकर सूंघा और बाहर फेंक दिया। इसके बाद नवाब साहब को डकार लेता देखकर लेखक ये सोचने पर विवश हो गया कि क्या इस प्रकार सूंघने मात्र से क्या पेट भर सकता है। लेखक ये सोचने पर विवश हो गया कि जब नवाब साहब ने खीरा खाया नहीं, मुंह तक उठाकर ले गए, उसको सूंघा और उसकी खुशबू से जो उनके मुंह में पानी आया उसको वो अंदर ही अंदर निगल गए और फिर उन्होंने उसको सूंघ कर उसको फेंक दिया और ये दिखाया कि उनका पेट उसकी खुशबू मात्र से भर गया। तो लेखक यहाँ यह सोचने पर विवश हो गया कि क्या केवल खीरे के सूंघने मात्र से क्या नवाब साहब का पेट भर सकता है। प्रश्न दूसरा पढ़ते हैं हम। सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक के अचानक आ जाने से नवाब साहब के एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया। उनके चिंतन के बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाया। इसका उत्तर हम देखते हैं कि सेकंड क्लास के जिस डिब्बे में नवाब साहब अब तक अकेले बैठे थे, वहां अचानक लेखक के आ जाने से उनके एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया। उसके बारे में लेखक ने अनुमान लगाया कि ये भी शायद किसी कहानी के लिए नई सूझ में होंगे या खीरे जैसी साधारण वस्तु या खाने के संकोच में पड़ गए होंगे। प्रश्न दूसरा है, लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर हम देखते हैं। लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात पैसेंजर ट्रेन के एक सेकंड क्लास के डिब्बे में हुई, जहां नवाब साहब पहले से पालती आलती मार के बैठे थे। लेखक का यूं अचानक आ जाना और नवाब साहब को तनिक भी अच्छा नहीं लगा। जैसे ही लेखक डिब्बे में प्रवेश करते हैं तो नवाब साहब को पसंद नहीं आता है और उन्होंने लेखक की ओर न देखकर डिब्बे से बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। लेखक ने अपना स्वाभिमान बनाए रखते हुए उनसे बात करने की पहल नहीं की। लेखक ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उनसे बात करने की पहल नहीं की। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकंड क्लास के डिब्बे की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण लेखक और नवाब साहब दोनों ने उसे यात्रा के लिए चुना। इसका उत्तर हम देखते हैं। लेखक और नवाब साहब दोनों ने अपनी यात्रा के लिए सेकंड क्लास के डिब्बे को चुना। उस डिब्बे की विशेषताएं हैं, सेकंड क्लास का डिब्बा अधिक सुविधाओं से युक्त होता है, उसमें कम लोग बैठते हैं, भीड़ नहीं होती है उसमें, इसका किराया अधिक होता है, अतः इसमें कम यात्री सफ़र करते हैं। इसके डिब्बे में इसका जो सेकंड क्लास का जो डिब्बे है उसका किराया अधिक होता है और इसमें यात्री जो है कम होते हैं और इसमें भीड़ भाड़ नहीं होती है। और फोर्थ है, ये डिब्बे अधिकांशतः खाली ही रहते हैं। नवाब साहब के व्यवहार में अचानक कौन सा बदलाव आया और क्यों। उत्तर, सेकंड क्लास के डिब्बे में जैसे ही लेखक चढ़ा, सामने एक सफ़ेद पोष सज्जन को बैठे पाया। लेखक का यूं आना उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे खिड़की से बाहर देखने लगे, पर अचानक ही उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए कहा। ऐसा करके वे अपनी शराफत का नमूना प्रस्तुत करना चाहते थे। अचानक से नवाब साहब के व्यवहार में बदलाव इसलिए आया क्योंकि वे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछ कर वो यह दिखाना चाहते थे कि वो एक वो कितने अपनी शरीफ इंसान है। वो अपनी शराफत का नमूना प्रस्तुत करना चाहते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लेखक ने ऐसा क्यों क्या देखा कि उनको ऐसा लगा कि उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। इसका उत्तर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ के लिखिएगा। इसका उत्तर हम देखते हैं कि लेखक ने देखा कि नवाब साहब खीरे की नमक मिर्च लगी फांकों को खाने के स्थान पर सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। एक के बाद सभी खीरे की फांकों को सूंघ कर उन्होंने बाहर फेंक दिया और बाद में उन्होंने डकार लेकर अपनी तृप्ति और संतुष्टि दर्शाने का प्रयास किया। बाद में उन्होंने ऐसे डकार ली जैसे उनका पेट बहुत अधिक भर गया और अपनी तृप्ति और संतुष्टि दर्शाने का उन्होंने प्रयास किया। यही सब देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। इसी तरह बिना घटनाक्रम पात्र और विचारों की कहानी भी लिखी जा सकती है। इसी तरह लेखक को यह फील हुआ कि जब बिना खाए नवाब साहब का पेट भर सकता है तो क्या बिना विचार घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। लखनवी अंदाज कहानी की शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर हम देखते हैं। लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग निहित है और इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नजाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में आज भी ऐसा झलकता कि वे अब भी इसकी झलक मिलती है उनके व्यवहार में कि जैसे वे आज भी नवाब हैं। तो पाठ को पूरी तरह अपने में समेटे हुए यह शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतः यहाँ सार्थक सिद्ध होता है और ये एक प्रकार से पूरी तरह से उपयुक्त है। लखनवी अंदाज पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर हम देखते हैं। लखनवी अंदाज नामक
पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें जो हम हैं वही हमें दिखाना चाहिए, नहीं कि हम हैं कुछ और दिखा हम अपने आप को कुछ और रहे हैं। तो यह हमें दिखावे की संस्कृति से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए। मतलब अपनी कल्पनाओं में नहीं जीना चाहिए, जो हम हैं वैसा ही हमें अपने आप को शो करना चाहिए। दिखावे से हमें दूर रहना चाहिए और वास्तविकता को अपनाना चाहिए। हम जो हैं उसी वास्तविकता को हमें अपनाते हुए उसी को दूसरे के सामने प्रेजेंटेशन करना चाहिए और जो हमारे व्यवहार और आचरण में भी दिखना चाहिए। और जो हम हैं वही हमारे व्यवहार में और वही हमारे आचरण में हमें दिखना चाहिए। हमारा वास्तविक रूप जो है वो हमारे आचरण में और व्यवहार में भी दिखना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि हम हैं कुछ और हम दिखा कुछ और रहे हैं। हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए। अच्छा बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरे जो क्वेश्चन आंसर हैं ये समझ में आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।